ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अगला टॉपिक शुरू करना है एंड दैट इज रिकर्जन एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले एक सिंपल प्रोग्राम देखें। Oops, इसे इग्नोर करते हैं, इसे अभी इग्नोर करते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले आपने प्रोग्राम में करना है जो कि 3 से लेके 1 तक सारे इंटीजर जो है वो प्रिंट कर देता है। तो अगर ये काम आपने करना है यूजिंग अ वाइल लूप, तो उसमें क्या होगा? सिंपल कोड है। आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट आई इज इक्वल टू 3। फिर आप एक वाइल लूप की बॉडी में आएंगे और कंडीशन क्या होगी कि वाइल आई इज ग्रेटर देन 0, क्या करना है? सी आउट आई, और उसके बाद आई को डिक्रीमेंट करना है। तो बेसिकली ये कोड क्या करेगा कि पहले आई की वैल्यू 3 है, वो ग्रेटर देन 0 है तो वो सी आउट हो जाएगी, और फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर चेक करेगा कि 2 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। यस, 2 भी ग्रेटर देन 0 है तो सी आउट 2 हो जाएगा। फिर उसकी वैल्यू माइनस होगी। फिर वो चेक करेगा आई की वैल्यू 1 है तो 1 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, तो 1 भी सी आउट हो जाएगा। और फिर आई की वैल्यू जो है डिक्रीमेंट होकर 0 हो जाएगी। और जब 0 हो जाएगी तो उसके बाद जो है ये कंडीशन फॉल्स होगी और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल तरीका है 3 से लेके 1 तक इंटीजर्स को प्रिंट करने का। यही काम अगर आपने फॉर लूप में करना है तो वो और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। आप फॉर लूप में सिंपल लिखेंगे फॉर आई इज इक्वल टू 3, आई इज ग्रेटर देन 0, आई माइनस माइनस, और इस लूप की बॉडी में आपने सी आउट आई कर देना। सिंपल, ठीक है। और मैं जल्दी फिर वो बात रिपीट कर दूं कि अगर आपके पास सिर्फ एक लाइन है तो आपको कर्ली ब्रेसेस डालने लाजमी नहीं है। आपने डालने तो डाल दें, नहीं डालते तो वो भी ठीक है, पर अगर मल्टीपल लाइन है फिर आपको हर हाल में कर्ली ब्रेसेस चाहिए होता है। ठीक है, तो ये सिंपल कोड है और ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा दफ़ा कर चुके थे ये, तो अब तक आपको आपके फिंगर टिप्स से होना चाहिए। ठीक है, पर ये बात मैंने मेंशन क्यों की है दोबारा से, क्योंकि आज हमने यही काम एक डिफरेंट तरीके से करना है, और वो तरीका है थ्रू फंक्शन कॉल्स। यानी लेट सपोज आप एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन का नाम प्रिंटर है, उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, कुछ नहीं रिटर्न कर रहा, और उसके अंदर उसका जो पैरामीटर है वो एक इंटीजर पास हो रहा है। अब ये फंक्शन क्या करता है? ये चेक करता है कि n की जो वैल्यू है, जो इंटीजर है, जो पैरामीटर है, n की वैल्यू अगर 0 है तो वो रिटर्न कर देगा। रिटर्न का मतलब है कि फंक्शन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर n की वैल्यू 0 नहीं है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले n की वैल्यू को सी आउट कराएगा और उसके बाद अपने आप को कॉल कर लेगा n की एक छोटी वैल्यू से, यानी n-1 वाली वैल्यू से। यानी एक फंक्शन है, अभी तक जो हमने कोड किया था उसमें एक फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल कर सकता था। इंट मेन था, वो किसी फंक्शन को कॉल करता था, वो फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल कर लेता था। अब हम देख रहे हैं कि एक फंक्शन है जो कि अपने आप को ही कॉल कर रहा है। तो डज दैट मेक एनी सेंस? तो इस कोड की एक एग्जीक्यूशन करते हैं ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? एक कॉल स्टैक बना लेते हैं। लेट सपोज मेन फंक्शन में प्रिंटर फंक्शन कॉल हुआ है, तो बेसिकली क्या हो रहा है? सबसे पहले मेन फंक्शन जो है वो कॉल स्टैक के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मेन फंक्शन ने प्रिंटर 3 को कॉल किया है, तो बेसिकली क्या होगा? इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। 3 इज इक्वल टू 0, नो, एल्स में आएगा। सबसे पहले वो स्क्रीन के ऊपर 3 सी आउट करा देगा। फिर क्या होगा? फिर प्रिंटर का फंक्शन कॉल होगा, यानी अपने आप को कॉल करेगा, पर n की एक स्मॉलर वैल्यू से। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो बेसिकली आपका जो प्रिंटर फंक्शन था, जो पिछला वाला प्रिंटर जो चल रहा था, वो कॉल स्टैक पे आ जाएगा और इसमें n की वैल्यू क्या थी? 3।
तो ये कॉल स्टैक पे आ गया। और अब एग्जीक्यूशन किसकी शुरू हुई है? प्रिंटर जिसमें n की वैल्यू 2 है। तो अब 2 है तो क्या होगा? सबसे पहले वो चेक करेगा कि n की वैल्यू 0 है कि नहीं, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, वो एल्स में आएगा, स्क्रीन के ऊपर 2 को सी आउट करा देगा और फिर दोबारा प्रिंटर को कॉल करेगा। तो जब दोबारा प्रिंटर को कॉल करेगा तो जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा था वो जो है कॉल स्टैक के ऊपर चला जाएगा, यानी प्रिंटर का ही फंक्शन, और उसमें n की वैल्यू जो है वो 2 थी। और बाय द वे जितनी दफा फंक्शन कॉल होगा तो उसके जो अपने वाले वेरिएबल्स हैं वो अलग होते हैं दूसरे से, यानी इस प्रिंटर के फंक्शन में n की वैल्यू 3 है, इस प्रिंटर के फंक्शन में n की वैल्यू 2 है। ठीक है, ऑल राइट। तो अब जो है प्रिंटर कॉल होगा पर n की वैल्यू 1 के साथ। तो अब क्या होगा? चेक करेगा कि 1 इज इक्वल टू 0, नो, एल्स में आएगा सी आउट n करा देगा, n में 1 पड़ा हुआ है। फिर दोबारा प्रिंटर का फंक्शन कॉल होगा, पर इस दफा जो है एक तो पिछला वाला जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा था जिसमें n की वैल्यू 1 थी, वो कॉल स्टैक के ऊपर उसकी स्टेट सेव हो जाएगी, यानी फंक्शन की इंफॉर्मेशन, वेरिएबल की वैल्यूज और कहां तक एग्जीक्यूट हो चुके हैं वो सारा कॉल स्टैक पे आ जाएगा। और एग्जीक्यूशन किसकी शुरू होगी? प्रिंटर फंक्शन वेयर n इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा? अब बेसिकली वो चेक करेगा कि n की वैल्यू 0 है कि नहीं, यस है, तो क्या होगा? वो एल्स में नहीं जाएगा, वो रिटर्न कर देगा, यानी कुछ भी नहीं किया और प्रिंटर n इज इक्वल टू 0 वाला जो प्रिंटर का फंक्शन था वो यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब जब ये फंक्शन खत्म हो जाएगा तो इसको कॉल किस वाले फंक्शन ने किया था? तो वो बेसिकली स्टैक के सबसे ऊपर जो पड़ा हुआ है उस फंक्शन ने कॉल किया था, तो उसकी एग्जीक्यूशन रिज्यूम करेगी। कहां से रिज्यूम करेगी? यहां तक एग्जीक्यूट हो चुका था, अब उसकी आगे एग्जीक्यूशन होगी, यानी ये भी खत्म हो जाएगा। और इस फंक्शन को किसने कॉल किया था? जो स्टैक के टॉप पे है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। इस फंक्शन को किसने कॉल किया था? जो स्टैक के ऊपर है, तो उसकी एग्जीक्यूशन होगी, वो भी खत्म होगा। और जब ये खत्म होगा तो फिर मेन की बारी आएगी, और मेन जो है इसके बाद कोई और लाइन ऑफ कोड नहीं है, तो मेन भी खत्म हो जाएगा और आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 to 1 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इस चीज को मैंने दोबारा से इस चीज को रिकैप करें अगर, तो बेसिकली आपका इंट मेन है जो कि प्रिंटर का फंक्शन कॉल कर रहा है n की वैल्यू 3 के साथ। अब ये फंक्शन जैसे प्रिंटर n-1 वाली लाइन पे पहुंचता है तो ये वाला फंक्शन जो है ये फ्रीज कर जाएगा टिल सच टाइम कि इसने जिस फंक्शन को कॉल किया वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो बेसिकली वो फिर आगे एक और फंक्शन कॉल होगा जिसमें n की वैल्यू 2 है। अब ये एग्जीक्यूशन करेगा, पर ये भी जब प्रिंटर n-1 की लाइन पे आता है तो बेसिकली ये वाला फंक्शन भी फ्रीज कर जाएगा और अगले वाली की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी जिसमें n की वैल्यू 1 है। इसकी एग्जीक्यूशन होगी, ये जब फंक्शन कॉल पे आएगा तो ये भी रुक जाएगा और फिर अगला जो फंक्शन कॉल किया है उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी और उसमें n की वैल्यू 0 है। अब क्या होगा? इफ n इज इक्वल टू 0 ट्रू होगा तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये बेसिकली फंक्शन रिटर्न कर देगा, खत्म हो जाएगा। जैसे ही खत्म होगा तो इस फंक्शन को किस फंक्शन ने कॉल किया था? इस वाले फंक्शन ने। और इसकी जो प्रिंटर n-1 वाली लाइन है, इससे अगली जो लाइन है वहां से एग्जीक्यूशन रिज्यूम करेगी। तो पहले एल्स ब्लॉक खत्म होगा, उसके बाद फंक्शन की एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगी, कर्ली ब्रेसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फंक्शन खत्म हो जाएगा। फिर इस फंक्शन को किसने कॉल किया था? इस वाले फंक्शन ने। तो ये भी प्रिंटर n-1 वाली लाइन के आगे जो लाइन है वहां से एग्जीक्यूशन रिज्यूम करेगा, क्योंकि उससे पहले वाली लाइन तो एग्जीक्यूट हो चुकी है।
तो उससे आगे जाएगा, आगे कर्ली ब्रेसेस क्लोज है, उसके आगे एक और कर्ली ब्रेसेस क्लोज है, तो इसकी एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगी। इस फंक्शन को किसने कॉल किया था? इस वाले फंक्शन ने। तो ये भी प्रिंटर n-1 वाली लाइन के आगे से रिज्यूम करेगा, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। फिर इसको किसने कॉल किया था? मेन ने। तो मेन का जो प्रिंटर 3 वाली लाइन है उससे अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी, और वो हम देख रहे हैं कि कर्ली ब्रेसेस क्लोज है, विच मीन्स कि आपका एंड मेन भी खत्म हो जाएगा और आपके पूरा प्रोग्राम जो है उसकी एग्जीक्यूशन रैप अप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो क्लास एनी क्वेश्चन? यानी एक चीज जो मैंने आपको शो की है वो ये कि अभी तक जो हमने रेपिटेशन की थी वो फॉर लूप से होती थी या व्हाइल लूप से होती थी। यहां पे हम रेपिटेशन कैसे कर रहे हैं? फंक्शन कॉल्स के थ्रू, कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, दूसरे इंस्टेंस को कॉल करता है, फंक्शन तो वही है पर दूसरे इंस्टेंस को कॉल करते हैं एक छोटी वैल्यू के साथ, वो अगले फंक्शन को कॉल करते हैं एक और छोटी वैल्यू के साथ, और इस तरीके से आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर ही जाएगा जब तक के ये वाली कंडीशन मीट नहीं हो जाती। जैसे ही ये कंडीशन मीट होती है आपका वो वाला फंक्शन खत्म होगा, फिर उसको जिसने कॉल किया था वो खत्म होगा, फिर उसको जिसने कॉल किया था वो खत्म होगा, और ये बात जो है जाएगी पीछे इंट मेन तक। ठीक है क्लास, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ऑलराइट, तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है डिवाइड एंड कॉन्कर का। डिवाइड एंड कॉन्कर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, और इसकी डिटेल आप एल्गोरिथम एनालिसिस के कोर्स में ज़्यादा डिटेल में करेंगे। पर डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है कि आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे हिस्सों में स्प्लिट कर देते हैं, और जब वो छोटे छोटे हिस्से जो है वो फर्दर आगे स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स के अंदर स्प्लिट किए जा सकते हैं। और ये स्प्लिट आप तब तक करते हैं जब तक कि आप एक ऐसी सब प्रॉब्लम तक नहीं पहुंच जाते जो कि इतनी आसान है कि आप उसका आंसर जो है वो वहीं पे हार्ड कोड कर सकते हैं कोड के अपने प्रोग्राम के अंदर। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं, एक्चुअली उस पर आगे आता है, ठीक है, अभी उस बात पे इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं जिससे पॉइंट ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, रिकर्जन क्या होती है? रिकर्जन बेसिकली यही बात है डिवाइड एंड कॉन्कर की, कि एक बड़ी प्रॉब्लम को आप स्मॉलर वर्जन में स्प्लिट करके उन स्मॉलर वर्जन को सॉल्व करते हैं, वो जब सॉल्व होंगी तो उसकी वजह से फिर जो बड़ी वाली प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो जाती है। रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होती है? बेसिकली आपका जो प्रोग्राम है, जो प्रॉब्लम है आपकी, आप उसे उसी की एक स्मॉलर वर्जन की टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। और रिकर्सिव डेफिनेशन में एक बेस केस होता है। बेस केस क्या होता है? बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम जिसका आंसर आपको पता है और वो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, वो आप ऑटोमेटिकली जो है उसे हार्ड कोड कर देते हैं, प्रोग्राम के अंदर ही लिख देते हैं कि अगर प्रॉब्लम इतनी छोटी होगी तो उसका रिजल्ट ये होगा। और C++ में रिकर्जन क्या होती है कि बेसिकली आपका एक ऐसा फंक्शन है जो कि अपने आप को ही कॉल करी जा रहे टिल सच टाइम कि बेस केस रीच नहीं हो जाता। यानी पिछली स्लाइड में जो प्रिंटर वाला फंक्शन था वो अपने आप को ही कॉल करता था, और कब तक कॉल करता था? जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। एक एग्जांपल है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि जब रिकर्सिव फंक्शन कोई आपने कॉल किया है तो जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो जो पेरेंट फंक्शन था जिसने उसे कॉल किया था वो उसी फंक्शन कॉल से अगली लाइन से रिज्यूम करता है, और उसके जो अपने वेरिएबल की वैल्यू होती है वो जो उसने फंक्शन कॉल किया था उसके वेरिएबल से हट के होता है। जो हमने देखा था पिछले एग्जांपल में कि जितने फंक्शन कॉल हुए थे उन सारों में n की वैल्यू फर्क थी, और इसके अभी एग्जांपल देखेंगे तो ये चीज और क्लियर हो जानी चाहिए। और एक बात जो आपने याद रखनी है कि अनलाइक आइटरेशन, रिकर्जन जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर टाइम और जो आपकी मेमोरी स्पेस है। इसका कोई वजह बताएगा क्यों?
हाँ जी क्लास, एनी आइडियाज वाई? क्यों ये स्पेस ज्यादा लेता है? बेसिकली आइट्रेशन में क्या होता है, आपका इंट मेन है, उसने लेट सपोज एक फंक्शन को कॉल किया है, तो जो आपका फंक्शन जो कॉल स्टैक था उसके अंदर सिर्फ दो चीजें पड़ी हुई हैं, एक मेन फंक्शन की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है और जो फंक्शन कॉल किया है उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी हो सकती है बस। और वो फंक्शन अगर कोई लूप रन करता है 1000 दफा, तो कॉल स्टैक के अंदर एक फंक्शन ही पड़ा होगा। ऑन दी अदर हैंड रिकर्जन में क्या होता है कि अगर आपने 1000 दफा कोई चीज करनी है, तो आपका जो रिकर्सिव फंक्शन है उसकी 1000 कॉपीज जो है, 1000 इंस्टेंसेस जो है, वो कॉल स्टैक के अंदर पड़े होंगे। तो अगर एक ही फंक्शन की 1000 कॉपीज आपकी रैम में बनी जा रही है और हर कॉपी के अंदर उसके अलहदा वेरिएबल्स हैं, उसके अलहदा लाइन ऑफ कोड है जहां से रिज्यूम करना है, उसके अलहदा जो भी वैल्यूज है, तो वो आपको नजर आ रहा है कि कितनी ज्यादा रैम के अंदर जगह ऑक्यूपाई हो जाएगी। यही काम अगर आपने लूप के थ्रू किया होता तो एक ही फंक्शन होता जो कि कॉल स्टैक में पड़ा होता और उसी फंक्शन के अंदर एक लाइन जो है वो 1000 दफा रन हो रही होती। पर रिकर्जन में क्या है, एक फंक्शन है, उसने एक और को कॉल किया, उसने एक और को कॉल किया, उसने एक और को कॉल किया, और अगर ये 1000 दफा करना था तो 1000 कॉपीज जो है वो आपकी रैम के अंदर बन जाएंगी, और ये जो है बहुत जल्दी आपकी बहुत ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो ये रिकर्जन का मसला है कि ये एक्सपेंसिव है, इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और ये स्पेस भी ज्यादा लेगा। पर इसका फायदा क्या है कि बहुत एलिगेंट सोल्यूशन हो जाती है इन सम केसेस। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आप अगर लूप इस्तेमाल करने शुरू कर दें तो लूप भी बड़े ज्यादा हो जाएंगे और लूप की कंडीशन भी जो है वो आपको बहुत ज्यादा डालनी पड़ जाएंगी, और लूप की बॉडी के अंदर अलहदा कंडीशन चेक लगाए होंगे। कुछ प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, पर रिकर्जन के थ्रू वही प्रॉब्लम आप करें तो वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से रिकर्जन आई थॉट कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई प्रॉब्लम जो है वो बहुत एलिगेंटली सॉल्व हो सकती है। ठीक है, ऑल राइट। अब लेट सपोज आपका एक फंक्शन है जो कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहता है। अच्छा क्लास, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? ऑल राइट, No, sir. ऑल राइट, थैंक यू। ओके, अब आइट्रेटिव फंक्शन के थ्रू अगर आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या होगा बेसिकली, उसका हमने कोड पहले देखा हुआ है, आज फिर रिपीट कर लेते हैं। आपका एक फंक्शन है जो कि इंटीजर रिटर्न कर रहा है, और इस फंक्शन के अंदर एक वैल्यू पास हो रही है जो कि इंटीजर वैल्यू है एज पैरामीटर, और ये वो वैल्यू होगी जिसका आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। आप क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बनाएंगे फैक्ट, फैक्टोरियल के लिए फैक्ट, इसकी टाइप इंटीजर है और इसके अंदर 1 पड़ा होगा। अब आप क्या करेंगे, आप एक लूप रन करते हैं फॉर आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई इज लेस देन इक्वल टू नम तक, और इस लूप में क्या होगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय 1। बेसिकली हर आइट्रेशन में क्या होगा कि फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर उस वक्त की जो आई की वैल्यू है वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पहले आई 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होगा, अगली आइट्रेशन में आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो गया, वो फैक्टोरियल में आ जाएगा। फिर अगली वैल्यू आई की 3 होगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होगा, उससे अगली वैल्यू आई की 4 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, और ये तब तक चलेगा जब तक कि आपका आई जो है वो नम जितना नहीं हो जाता। और एंड पे आप क्या करेंगे, ये फंक्शन सिंपली फैक्ट के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो रिटर्न कर देगा। और इस फंक्शन को कॉल करना है तो आप कैसे करेंगे, आप सिंपली लेट सपोज आप इंट मेन लिखते हैं, इंट मेन के अंदर आप क्या करेंगे, सी आउट फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल करें और उसके अंदर जो भी वैल्यू पास करनी है, लेट सपोज 4 है, वो पास कर दें। इसका एक ड्राई रन कर लेते हैं। लेट सपोज फैक्टोरियल 4 है, दैट मीन्स कि नम की वैल्यू जो है
4 है, आई की वैल्यू पहले 1 होगी, 1 इज लेस देन 4, यस, तो फैक्टोरियल में क्या होगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 1 आ गया। फिर आई की वैल्यू 2 होगी, 2 इज लेस देन 4, यस, फैक्टोरियल के अंदर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2। फिर आई की वैल्यू 3 होगी, 3 इज लेस देन 4, तो एफ की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 हो गया। और फिर आई की वैल्यू 4 होगी, 4 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 4, यस ट्रू, तो एफ इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 24। फिर आई की वैल्यू 5 होगी, 5 इज नॉट लेस देन 4, तो आपका लूप यहीं पे खत्म हो जाएगा। फैक्ट ये फंक्शन जो है वो 24 रिटर्न कर देगा, वो 24 की वैल्यू जो है वो इस फंक्शन कॉल की जगह पे आ जाएगी, यानी दिस वुड बी रिप्लेस्ड बाय 24, और सी आउट 24 का मतलब है स्क्रीन के ऊपर 24 लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये हमने एक फंक्शन इस्तेमाल करते हुए फैक्टोरियल कैलकुलेट कर दिया। आगे आ जाए, अब हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है यूजिंग रिकर्जन। तो पहला आप लोगों से सवाल है कि रिकर्जन का मतलब है कि आपने एक प्रॉब्लम को उससे छोटी प्रॉब्लम में, उसकी छोटी सब प्रॉब्लम की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो लेट सपोज आपका एक नंबर है n और उसका आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो ये अपने से एक छोटी सब प्रॉब्लम की टर्म्स में आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एनी आइडियाज? यानी n फैक्टोरियल है तो कोई ऐसी छोटी प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर लें तो आपको n फैक्टोरियल भी मिल जाएगा। चलें एक सवाल का जवाब दें। 10 फैक्टोरियल कितना होता है बताएं, आप में से किसी को पता है? जल्दी बताएं। ठीक है, कोई नहीं बता सका, कोई मेरी बात का जवाब नहीं दे सका। ओके, मैं कहता हूं कि चलें 10 फैक्टोरियल नहीं, मुझे 9 फैक्टोरियल ही बता दें। इसका भी कोई जवाब नहीं दे सका। 8 फैक्टोरियल बता दें, इसका भी किसी को नहीं पता। 7, 6, 5, कोई आपको एक चीज नजर आ रही है, कोई पैटर्न नजर आ रहे हैं यहां पे? अगर आपको लेट्स सपोज मैंने आपको क्या 10 फैक्टोरियल का बताया, अगर आपको मैं बता देता कि 9 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, तो आप मुझे 10 फैक्टोरियल की वैल्यू फौरन बता सकते हैं? यस सर। कैसे? सर 9 को 10 से मल्टीप्लाई करके। दैट्स इट। 9 फैक्टोरियल को 10 से। यस, कि अगर मैंने आपको 9 फैक्टोरियल की वैल्यू बता दी है तो आप सिर्फ उस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, आपको 10 फैक्टोरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक रिकर्सिव डेफिनेशन आ रही है कि आपने फैक्टोरियल अगर कैलकुलेट करना है तो फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिकर्सिव डेफिनेशन है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, अगर मैंने n फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल की बजाय आपको कहा होता कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है या 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, तो वो आप फौरन मुझे बता देते कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है। ये पॉइंट क्लियर हुए? यस यस कि सर। आपको जो है n फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर अगर मैं आपको सीधा कह देता हूँ यार 0 फैक्टोरियल क्या है, तो वो आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो आपको याद है कि 0 फैक्टोरियल जो है वो हमेशा 1 होता है। तो ये बेसिकली जो है ये बेस केस है।
यानी सिंपलेस्ट सिचुएशन, सिंपलेस्ट सिनेरियो कि अगर n की वैल्यू 0 है तो आप सीधा कह देंगे कि फैक्टोरियल जो है वो 1 है, और अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, n मल्टीप्लाई बाय n-1 का जो फैक्टोरियल है। अगर n-1 फैक्टोरियल आपको मिल गया तो आप सीधा उसमें n मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये बेसिकली मैथमेटिकली अगर आपने रिप्रेजेंट करना है एक रिकर्सिव डेफिनेशन को। अब यही काम अगर आपने ट्रांसलेट करना है इनटू अ C++ प्रोग्राम, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप एक फंक्शन लिखें इंट फैक्टोरियल, उसमें पैरामीटर एक इंट n होगा। अब ये फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले बेस केस आएगा। बेस केस होता है सिंपलेस्ट केस। अब वो क्या है कि अगर n की वैल्यू 0 है तो आप 1 रिटर्न कर दें कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। अच्छा, एक सवाल है आपसे, n इज इक्वल टू 0 की बजाय मैं ये क्यों नहीं लिख देता कि n इज इक्वल टू 1? मैं ये क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि 1 फैक्टोरियल भी सिंपलेस्ट केस ही है ना, और 1 फैक्टोरियल 1 होता है, वो भी आपको पता है। तो आप 0 की बजाय लिख दें कि 1 फैक्टोरियल 1 है। 0 क्यों लिखा है? सर अगर हम 1 करेंगे तो वो जो हमारी वो हमने तो जो रिकर्सिव डेफिनेशन में मैथमेटिकल फार्मूला बनाया है उसके अंदर n-1 तो वो 0 हो जाएगा, तो पूरा हमारा n जो हमारा फ्रैक्शनल है वो 0 हो जाएगा नहीं, जब हम अपने n-1 कॉल ही नहीं होगा। अगर n जो है उसकी वैल्यू 1 है तो रिकर्सिव ये फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर पहली लाइन ही रिटर्न 1 हो जाएगी। आगे ये अपने आप को दोबारा कॉल नहीं करेगा क्योंकि बेस केस आ गया है। तो आपने जो n-1 वाली बात की है ना, वो इधर मसला नहीं है। और क्या मसला हो सकता है आपके ख्याल में? क्यों मैंने n इज इक्वल टू 1 नहीं किया, क्यों मैंने n इज इक्वल टू 0 किया? क्लास देखें, इसका जवाब ये है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो प्रोग्राम जो है वो हर इनपुट के लिए चले। सही है। अब द थिंग इज कि फैक्टोरियल जो है, अगर मैं n इज इक्वल टू 0 ना करूं, अगर मैं इसकी जगह n इज इक्वल टू 1 करूं और फिर मैं इंट मेन के अंदर लेट सपोज फंक्शन कॉल कर देता हूं सी आउट फैक्टोरियल 0। देखिए, फैक्टोरियल किस वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है? सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। फैक्टोरियल 0 से लेके इंफिनिटी तक हर नंबर के लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है। तो दैट मीन्स कि आपका प्रोग्राम में अगर फैक्टोरियल 0 कोई डालता है तो इट शुड वर्क। ये नहीं है कि आप कह देंगे कि 0 है तो मैंने इसका जवाब ही नहीं देना। नहीं, फैक्टोरियल अगर 0 वैल्यू है तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा? उसका फैक्टोरियल 1 होगा। और अगर यहाँ पे आपने n इज इक्वल टू 1 लिख दिया बेस केस, तो फिर तो 0 वाली कंडीशन को आप पहुंचेंगे ही नहीं। तो ये फंक्शन जो है इस तरीके से, जिसमें n इज इक्वल टू 1 वाला कंपैरिजन है, ये फंक्शन सिर्फ 1 से लेके इंफिनिटी तक जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका फैक्टोरियल बता देगा, ये 0 का फैक्टोरियल नहीं बताएगा। हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि 0 से लेके हर पॉजिटिव नंबर तक का फैक्टोरियल दे सके। तो क्योंकि हमें 0 का भी फैक्टोरियल चाहिए, इसलिए हमने कंडीशन n इज इक्वल टू 0 रखी है बेस केस। यानी आप कह रहे हैं कि जो सबसे सिंपलेस्ट केस है वो ये है कि 0 का फैक्टोरियल कैलकुलेट किया जाए, और 0 का फैक्टोरियल 1 है जो कि रिटर्न हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ऑलराइट, परफेक्ट। अब बात यह है कि अगर n की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर क्या करना है? तो फिर आपने बेसिकली ये काम इंप्लीमेंट करना है, यानी आपने n की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है किससे? n से एक छोटी वैल्यू का फैक्टोरियल। अब ये चीज लिखने का आसान तरीका है, रिटर्न n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n-1।
ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है। अब इसकी एग्जीक्यूशन ड्राई रन देखते हैं तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और बेसिकली हमने अभी क्या किया है, सिंपली इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को, इस मैथमेटिकल डेफिनेशन को हमने इस में कन्वर्ट कर दिया है कि अगर n की वैल्यू 0 है तो फैक्टोरियल 1 रिटर्न कर दो। ये हमें पता है, ये सिंपल है, ये इतना आसान है कि हमें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, ये हम डायरेक्ट कह देते हैं। और अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फिर क्या करना है, n की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो उससे एक छोटी वैल्यू के फैक्टोरियल के साथ, और ये रिजल्ट जब आ जाएगा तो उसे रिटर्न कर देना। ठीक है, इसका एक ड्राई रन देखते हैं ताकि पॉइंट क्लियर हो। अच्छा, और ये फंक्शन कॉल करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल सी आउट फैक्टोरियल और उसके अंदर आप 4 जो है लेट्स सपोज पास करना है। ऑलराइट, ये जो है ये बेस केस है, यानी इफ n इज इक्वल टू 1 वाला, और ये रिकर्सिव कॉल है या रिकर्सिव डेफिनेशन कह दें। ओके, अब ड्राई रन देखें इसकी। ड्राई रन में क्या हो रहा है, क्लास सबसे पहले एक फंक्शन कॉल हुआ है फैक्टोरियल 4 का। फैक्टोरियल 4 का क्या मतलब है कि नंबर की वैल्यू 4 है, क्योंकि 4 इज नॉट इक्वल टू 0 तो आप क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3। अब होगा क्या कि जब तक फैक्टोरियल 3 जो है इसका रिजल्ट नहीं पता लगता तब तक ये फंक्शन यहां पे फ्रीज कर गया है, इस लाइन पे फ्रीज, यानी वो इंतजार कर रहे कि रिजल्ट आए तो मैं एग्जीक्यूशन रिज्यूम करूं। तो अब फैक्टोरियल 3 वाला फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर नम की वैल्यू 3 है, 3 इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2, विच मीन कि जब तक फैक्टोरियल 2 की वैल्यू नहीं आती तब तक ये फंक्शन इस लाइन के ऊपर फ्रीज कर गया, यानी वो इंतजार कर रहा है कि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आए तो मैं एग्जीक्यूशन अपनी कंप्लीट करूं। फैक्टोरियल 2 कॉल होगा, फैक्टोरियल 2 में नम की वैल्यू 2 है, और ये आप देख सकते हैं कि इसमें नम फर्क है, इसमें नम अलहदा वेरिएबल है, इसमें नम अलहदा वेरिएबल है। मैं फिर कह दूं कि जितने फंक्शन कॉल हो रहे हैं उनके अपने वेरिएबल जो है वो दूसरे फंक्शन से हट के हैं, इंडिपेंडेंट है। खैर, तो नम 2 है, 2 इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा, ये रिटर्न करेगा 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 1। तो ये भी एक फंक्शन कॉल है, विच मीन कि ये जो फंक्शन था ये भी फ्रीज कर जाएगा इस लाइन के ऊपर, जब तक फैक्टोरियल 1 का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ये फंक्शन फंस गया, रुक गया। आगे आ जाए, फैक्टोरियल 1 का फंक्शन एग्जीक्यूशन शुरू करेगा, नम की वैल्यू 1 है, 1 इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या रिटर्न करेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट 0, एक और फंक्शन कॉल आ गया। तो ये भी बेसिकली फ्रीज कर गया इस लाइन के ऊपर। अब फैक्टोरियल 0 का फंक्शन कॉल होगा। अब क्या है, हमने कहा था कि इफ नम इज इक्वल टू 0 तो क्या करना है, रिटर्न 1। तो सिंपली क्या होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और ये जो फंक्शन था इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। तो इसको कॉल किसने किया था, यहां पे कॉल हुआ था, तो इसकी बजाय 1 आ जाएगा। अब जब इस फंक्शन ने 1 की वैल्यू रिटर्न कर दी है, 1 की वैल्यू रिटर्न कर दी है, तो अब क्या होगा, ये रिज्यूम करेगा। रिज्यूम का क्या मतलब है कि अब ये उस लाइन को कंप्लीट करेगा, और वो लाइन क्या थी, रिटर्न 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 की वैल्यू 1 होती है। इस फंक्शन को किसने कॉल किया था, इसने कॉल किया था, तो इस फैक्ट 1 की बजाय 1 आ जाएगा। अब क्योंकि इस फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न कर दी है तो अब ये वाला फंक्शन भी रिज्यूम कर सकता है। तो अब क्या होगा, ये फ्रीज था तो अब ये रिज्यूम करेगा और ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, रिटर्न 2 मल्टीप्लाई बाय 1।
तो यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। तो इस फंक्शन को जिसने कॉल किया था उस कॉल की जगह पे 2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी इसकी बजाय 2 आ जाएगा। अब क्योंकि इस फंक्शन ने भी वैल्यू रिटर्न कर दी है 2 की, तो अब इसका जो कॉल करने वाला फंक्शन था वो अब अपनी एग्जीक्यूशन रिज्यूम कर सकता है। तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू रिटर्न कर देगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज 6। ये 6 रिटर्न करेगा। किसे रिटर्न करेगा, यहां पे कॉल हुआ था, तो फैक्ट 3 जो था इसकी बजाय 6 आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे 6 आ गया है तो इसको कॉल किसने किया था, इस फंक्शन ने कॉल किया था ना, तो अब ये रिज्यूम करेगा अपनी एग्जीक्यूशन, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 रिटर्न कर देगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 होता है। इसको किसने कॉल किया था, इसको मेन फंक्शन ने कॉल किया था। तो मेन फंक्शन जो है यहां पे 24 की वैल्यू इस जगह पे फैक्टोरियल 4 की बजाय 24 की वैल्यू आ जाएगी। तो वो रिज्यूम करेगा इंट मेन, वो 24 को सी आउट कराएगा, उसके बाद रिटर्न 0 करेगा और आपका प्रोग्राम जो है वो खत्म हो गया। यानी इस चीज को मैं फिर से एक रिपीट कर दूं हल्का सा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि फैक्टोरियल 4 ने जब इंट मेन ने फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल किया विद द वैल्यू 4, तो उस फैक्टोरियल के फंक्शन ने फैक्टोरियल के फंक्शन को कॉल किया विद वैल्यू 3, और उस फैक्टोरियल के फंक्शन ने 3 वाले ने फिर फैक्टोरियल 2 को कॉल किया, फैक्टोरियल 2 ने फैक्टोरियल 1 को कॉल किया, फैक्टोरियल 1 ने फैक्टोरियल 0 को कॉल किया, और फैक्टोरियल 0 ने कहा कि यार 0 इतनी छोटी वैल्यू है कि मुझे आगे कोई फर्दर कॉल नहीं करनी पड़ी, मैं इसका रिजल्ट अपनी तरफ से दे देता हूं एंड दैट इज 1। तो जिसने फैक्टोरियल 1 को कॉल किया था, सॉरी फैक्टोरियल 0 को कॉल किया था, उसकी जगह पे 1 आ जाएगा। फिर जिसने फैक्टोरियल 1 को कॉल किया था वहां पे रिटर्न 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है, तो वहां पे भी 1 आ गया। इसको जिसने कॉल किया था वो क्या वैल्यू से मिलेगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 की, यानी 2। इसको जिसने कॉल किया था उसे वैल्यू मिलेगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की विच इज 6, और इसको जिसने कॉल किया था उसे वैल्यू मिलेगी 4 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज 24, और इसे कॉल करने वाला मेन था, तो दैट मीन कि 24 जो है स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, सी आउट हो जाएगा। क्लास रिकर्जन कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट कि आपने अपने दिमाग को कन्विंस करना है कि रेपिटेशन करने के लिए सिर्फ फॉर लूप या वाइल लूप नहीं चाहिए। रेपिटेशन करने के लिए हम फंक्शन कॉल भी कर सकते हैं, और एक प्रॉब्लम को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है सिंपलर प्रॉब्लम की टर्म्स में, तो आप वो सिंपलर प्रॉब्लम जो है उसे एक अलग फंक्शन कॉल कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? अभी हमने कुछ एग्जांपल्स और करने हैं, तो होपफुली ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, पर अभी तक अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो मेरे से पूछ लें। ऑलराइट, लेट सपोज आपने एक नंबर 6 है उसे कन्वर्ट करना है टू बाइनरी। सिंपल मैथ में अगर किसी ने बाइनरी कन्वर्जन नहीं की तो मैं एक रीकैप कर दूं कि लेट सपोज आपने 6 को कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर 6 है, बेस 10 है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 आर 6, रिमाइंडर 0। फिर आप 2 3 आर 6, रिमाइंडर 0। फिर 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 आर 2, रिमाइंडर 1, और यहां पे आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे अब फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो आपका 6 को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में तो दैट वुड बी 1 1 0। बेसिकली पहले आपने 6 को 2 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर इधर आ गया। फिर आपने 3 को 2 से डिवाइड किया, उसका रिमाइंडर इधर आ गया, और फिर वो जो वैल्यू थी वो अगर 1 थी तो वो एज इज आ जाएगी, अगर 0 थी तो वो भी एज इज आ जाएगी। तो ये बेसिकली आपका डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका है। अब यही चीज अगर आप प्रोग्रामेटिकली करना चाहते हैं तो लेट्स सपोज आपके पास 2 प्रोग्राम है।
ठीक है, आपका एक मेन फंक्शन है, उसमें आप डेस टी बिन यानी डेसिमल टू बाइनरी का फंक्शन कॉल करते हैं और उसके अंदर 6 पास कर देते हैं। इस चीज को भी छोड़ दें, इग्नोर दिस। ठीक है, आपने एक फंक्शन कॉल किया जिसके अंदर 6 पास किया। ऑलराइट, अब लेट्स सपोज ये फंक्शन है। इस फंक्शन में आप क्या कर रहे हैं, इसकी एक ड्राई रन करते हैं। लेट्स सपोज n की वैल्यू 6 थी, डैश टू बिन है, एक्चुअली नहीं, कॉल स्टैक बनाते हैं। पहले मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन ने कॉल किया डेसिमल टू बाइनरी का फंक्शन और उसमें वैल्यू 6 की पास किया। 6 ग्रेटर देन 0 है, यस ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, डेसिमल, यार ये लिखना बहुत मुश्किल हो गया तो मैं फंक्शन का नाम जो है वो डी लिख रहा हूँ। ठीक है, डेसिमल टू बिन है पर लिखना मुश्किल है तो मैं डी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मेन फंक्शन ने कॉल किया था डेसिमल टू बाइनरी विद द वैल्यू 6, वो फ्रीज हो जाएगा और उसकी जगह पे क्या कॉल हो जाएगा, डेसिमल टू बाइनरी 3, यानी 6 डिवाइडेड बाई 2 3 होता है। ये जब फंक्शन कॉल होगा तो ये किस चीज को कॉल करेगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 1, और ये जो फंक्शन आगे कॉल कर रहा है ये किसे कर रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 0। अब क्या होगा, अब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो कंडीशन क्या होगी, डी एन की वैल्यू 0 है, तो 0 इज ग्रेटर देन 0, फॉल्स, वो आगे आ जाएगा और इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, तो रैम से ये निकल जाएगा। इसको कॉल किसने किया था, इस फंक्शन ने, डेसिमल टू बाइनरी जिसके अंदर n की वैल्यू 1 थी, और वो यहां तक एग्जीक्यूशन हो चुकी होगी, तो इसके बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और वो लाइन क्या है, 1 को डिवाइड करेगा 2 के साथ और उसका जो रिमाइंडर है वो सी आउट कर देगा, और रिमाइंडर 1 डिवाइड बाई 2 का रिमाइंडर क्या होता है 1, तो 1 सी आउट हो गया। और फिर उसके बाद अगली लाइन के वैल्यू एग्जीक्यूट होगी विच इज कर्ली ब्रेसेस क्लोज, तो इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो गई है। इस फंक्शन को किसने कॉल किया था, D3 ने, D3 ने कॉल किया है, कहां तक एग्जीक्यूशन हो चुकी थी, ये कॉल थी ना, तो जब पिछले वाले ने रिटर्न कर दिया तो इससे अगली लाइन पे आएगा, इससे अगली लाइन पे क्या होगा, n डिवाइडेड बाय 2 का जो रिमाइंडर है, n की वैल्यू क्या है 3 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है 1, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस एग्जीक्यूट होंगे और फिर ये वाला फंक्शन जो है इसकी एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो गई है। इस फंक्शन को किस फंक्शन ने कॉल किया था, D6 ने, डेसिमल टू बाइनरी 6 ने, और वो जहां तक उसकी एग्जीक्यूशन हो चुकी है। अब इससे अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी एंड दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 2, उसका रिमाइंडर क्या है, उसका रिमाइंडर 0 है, फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज एग्जीक्यूट होंगे और फिर इस फंक्शन को किसने कॉल किया था, मेन ने, तो फिर मेन की अब एग्जीक्यूशन रिज्यूम होगी, कहां से रिज्यूम होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई है, इस फंक्शन के एग्जीक्यूट करने से स्क्रीन के ऊपर 110 लिखा हुआ आ गया। अब इससे आगे जो लाइन है वो कर्ली ब्रेसेस क्लोज है, वो एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद मेन जो है उसकी एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट होगी। तो बेसिकली ये जो फंक्शन अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 110 लिखा हुआ आ जाएगा। और हमने देखा था कि 6 की जो बाइनरी वैल्यू होती है वो क्या है, 110, यस, तो यानी ये प्रोग्राम ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर 110 लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, अब मसला क्या है, मैंने जो आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट मेक करना था वो ये था कि सी आउट का ऑर्डर जो है ना उससे जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। अब वही काम वही फंक्शन है पर हमने चेंज क्या किया है,
हमने चेंज फकत ये किया है कि फंक्शन कॉल रिकर्सिव कॉल बाद में हो रही है और सी आउट पहले हो रहा है। अब इस चीज से फर्क क्या पड़ रहा है, ये देखें। फिर से कॉल स्टैक बनाते हैं। सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होगा। मेन किसे कॉल करेगा, डेसिमल टू बाइनरी को विद द वैल्यू 6। जब 6 की वैल्यू के साथ कॉल हुआ है वो चेक करेगा 6 ग्रेटर देन 0 है, यस, तो स्क्रीन के ऊपर क्या लिख देगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 का रिमाइंडर विच इज 0। उसके बाद अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी, यानी यही फंक्शन अब कॉल होगा किस वैल्यू के साथ, 6 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू के साथ, यानी 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3। तो यही डेसिमल टू बाइनरी फंक्शन कॉल होगा, उसमें वैल्यू जो पास हो रही है वो 3 है। अब 3 कॉल हुआ है, तो अब क्या होगा, सबसे पहले वो देखेगा कि 3 ग्रेटर देन 0 है, यस है, वो सी आउट करेगा क्या, 3 डिवाइडेड बाई 2 का जो रिमाइंडर है और वो रिमाइंडर 1 है। उसके बाद क्या होगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा रिकर्सिवली और इसमें वैल्यू क्या पास होगी, 3 डिवाइडेड बाय 2, इंटीजर डिवीजन है तो असूली तौर पे तो रिजल्ट 1.5 होना चाहिए था, पर इंटीजर डिवीजन का मतलब है कि 0.5 वाली चीज इग्नोर हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले चेक होगा कि 1 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, यस है, आगे आएगा, आगे क्या करेगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 का रिमाइंडर सी आउट करेगा विच इज 1। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, यानी डेसिमल टू बाइनरी का फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर वैल्यू क्या पास होगी, 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 0.5, पर क्योंकि इंटीजर डिवीजन है तो 0.5 हट जाएगा, सिर्फ 0 रह जाएगा। तो अब डेसिमल टू बाइनरी एग्जीक्यूट होगा फॉर द वैल्यू ऑफ एन 0। अब क्या होगा, एन ग्रेटर देन 0 है, यस है, तो वो सॉरी नहीं है, तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो कर्ली ब्रेसेस के बाहर आएगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा और इस एग्जीक्यूशन के कंप्लीट होने पे ये वाला जो फंक्शन था ये कॉल स्टैक से बाहर आ जाएगा। इस फंक्शन को किसने कॉल किया था, D1 ने। तो D1 कहां तक एग्जीक्यूट कर चुका है, D1 जो था उसकी एग्जीक्यूशन यहां तक पहुंची थी। तो जैसे ही इसने जिसको कॉल किया था वो जब खत्म हुआ है तो ये खत्म हो गया। अब इससे अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी विच इज कर्ली ब्रेसेस क्लोज, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और ये फंक्शन की एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो गई है। D1 को किसने कॉल किया था, D3 ने, और D3 कहां तक एग्जीक्यूट कर चुका था, ये लाइन हो चुकी थी, यहां पे पहुंचा था। तो जब इसने जिसको कॉल किया है उसने रिटर्न कर दिया है, तो वापस इससे आगे रिजम्पशन होगी, यानी कर्ली ब्रेसेस क्लोज एग्जीक्यूट होंगे, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और ये फंक्शन भी खत्म हो गया। इसको कॉल किया था D6 ने, तो D6 जो है वो भी यहां से रिज्यूम करेगा, इसने जिसको कॉल किया था यानी D3 को, वो कंप्लीट हो गया है, यानी यहाँ पे रिटर्न हो गया, इससे अगली लाइन एग्जीक्यूट हुई, उससे अगली एग्जीक्यूट हुई, और D6 वाला फंक्शन डेसिमल टू बाइनरी 6 भी कंप्लीट हो गया। डेसिमल टू बाइनरी 6 को किसने कॉल किया था, इंट मेन ने। तो यहां से एग्जीक्यूशन हो चुकी है और इससे आगे जो है कर्ली ब्रेसेस एग्जीक्यूट होंगे और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और आपकी रैम से मेन भी निकल जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल है क्लास, पिछला जो एग्जांपल था फैक्टोरियल वाला, उसमें हमने सी आउट फैक्टोरियल 4 किया, इंट मेन के अंदर हमने फैक्टोरियल 4 जो फंक्शन कॉल है वो सी आउट को पास कराई है। यहां पे हमने सी आउट नहीं किया। अच्छा, बाय द वे ये यहां पे फर्क में बताना स्पेसिफाई करना भूल गया कि यहां पे आउटपुट करेक्ट थी 110 और यहां पे जो आउटपुट है वो 011 हुई है स्क्रीन के ऊपर, जो कि ठीक नहीं है क्योंकि 6 का बाइनरी जो है वो 110 होता है, वो 011 नहीं होता। तो इसलिए पॉइंट ये था कि आप बिला वजह सी आउट अपनी मर्जी से नहीं लगाते, आप सोचते हैं कि सी आउट यहाँ पे आना चाहिए रिकर्सिव कॉल के बाद
कि सी आउट रिकर्सिव कॉल से पहले आना चाहिए, ये आपने डिसाइड करना होता है। खैर, तो अगला सवाल था कि यहां पे हमने सी आउट क्यों नहीं किया, क्या वजह है इसमें और फैक्टोरियल वाले फंक्शन में फर्क क्या है? हाँ जी, इस फंक्शन में और फैक्टोरियल फंक्शन में क्या फर्क है? क्लास जो ये वाला फंक्शन है, यहां पे आप रिटर्न कुछ नहीं कर रहे, यहां पे आपको जो भी चीज डिस्प्ले करनी है वो आप सी आउट के थ्रू कर देते हैं, रिटर्न कुछ नहीं हो रहा, सी आउट हो रहा है। फैक्टोरियल में क्या था, फैक्टोरियल में आप सी आउट कुछ नहीं कर रहे थे, आप सीधा क्या करते हैं, आप हर स्टेप पे एक वैल्यू रिटर्न कर रहे होते हैं, एक इंटीजर वैल्यू। तो जब फाइनल वैल्यू रिटर्न होती है तो वो जो फाइनल वैल्यू रिटर्न थी आपने सिर्फ उसको सी आउट कराना है। ठीक है, बाय द वे मैं ये कह सकता था कि हमने जो है अ, अगर इंटरमीडिएट वैल्यूज को सी आउट कराना था, यानी मैं बताता कि हर स्टेप के ऊपर उस वक्त तक का फैक्टोरियल वैल्यू क्या है, तो आप यहां पे कोई सी आउट की वैल्यू भी, सी आउट की कमांड दे सकते थे, पर हमारा मकसद ये नहीं था। हमारा मकसद ये था कि आपने एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो कि रिकर्सिवली कॉल होता जाएगा और सबसे एंड पे जब सारी की सारी कॉल्स अपने अपने रिजल्ट को रिटर्न करेंगी तो आपके पास एक फाइनल वैल्यू रिटर्न होगी जो कि फैक्टोरियल होगा। तो वो जब फाइनल वैल्यू रिटर्न होगी उसको आप सी आउट करा देना। ये फैक्टोरियल में हमारा ऑब्जेक्टिव था। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव फर्क है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपने जो भी वैल्यू है उसे 2 से डिवाइड करना है, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो उस वक्त तक का एक डिजिट है, तो आप उस डिजिट को सी आउट करा दें उसी वक्त। तो इस वजह से इस फंक्शन में आपको कोई वैल्यू एज सच रिटर्न नहीं करनी पड़ रही, कुछ भी नहीं रिटर्न हो रहा। तो इसलिए यहाँ पे आप इस चीज को कोई सी आउट नहीं करा रहे, आप सिर्फ फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और इस फंक्शन की जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन के ऊपर 110 लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये भी आपने डिसाइड करना होता है कि आप अगर रिकर्सिव फंक्शन लिख रहे हैं तो रिकर्सिव फंक्शन आया कुछ सी आउट करेगा या रिकर्सिव फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, इस चीज का आपने ध्यान रखना होता है। अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन, अब ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। यहां पे आपने क्या करना है, आपने फिबोनाची सीरीज आपने nth फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करना है। फिबोनाची क्या होता है क्लास, आपका फिबोनाची सीक्वेंस बेसिकली ये है कि आपका पहला नंबर 1 होता है, दूसरा 1 होता है, तीसरा जो है पिछले 2 का सम होता है, तो 1 + 1 2, उससे अगला जो है वो पिछले 2 का सम है यानी 2 + 1 3, उससे अगला पिछले 2 का सम है तो 5, फिर 8, फिर 8 + 5 13, फिर 13 + 8 21, फिर 21 + 13 34, और इस तरीके से आपका इन्फिनिट सीक्वेंस है जो कि जाई जाएगा। तो बेसिकली अगर आपने nth नंबर फाइंड करना है तो वो पिछले 2 का सम है। तो क्लास 2 मिनट लें और इस फंक्शन की ये आपने कंप्लीट करना है। f of n = what, ये आपने रिकर्सिव डेफिनेशन लिखनी है। फिर आपने लिखना है कि बेस केस क्या है। ठीक है, एक चीज लिखें कि इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन क्या है, यानी f of n = what, और फिर आपने लिखना है कि इसका बेस केस क्या है, यानी सिंपलेस्ट क्या सिनेरियो है जिसमें आपको कैलकुलेट नहीं कुछ करना पड़ा, आप एग्जैक्ट बता देते हैं कि ये वैल्यू है, यानी इस नंबर का फिबोनाची, इस पोजीशन पे फिबोनाची नंबर ये है। तो ये 2 चीजें करें, यू हैव 2 मिनट्स, चलें सोचें।
ऑलराइट क्लास, एनी आइडियाज? सबसे पहले बताएं बेस केस क्या होगा, यानी क्या सिंपलेस्ट सिनेरियो है जिसमें आपको कैलकुलेट नहीं कुछ करना पड़ता, आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं। एनी आइडियाज? बेस केस क्या होगा? अगर मैं आपको कहूं कि 10th फिबोनाची नंबर क्या है तो आप जवाब दे सकते हैं? बताएं 10th फिबोनाची नंबर क्या है? अगर मैं आपको कहूं 4th फिबोनाची नंबर क्या है, अब आप जवाब दे सकते हैं? बेस केस क्या होगा आपके ख्याल में, सबसे सिंपलेस्ट क्या सिनेरियो है? सर जो नंबर 1 है उसको हम मतलब एक वेरिएबल लेंगे इंट एक्स को, उसको हम कर लेंगे 1 के इक्वल। और एक्स उसकी डिटेल में ना जाए, छोड़ दें, एक्स इज तो इक्वल टू बताएं कर बेस केस क्या है? एक्स इज इक्वल टू 1 कर लेंगे और एक्स एक जीरो के इक्वल कर लेंगे सर, फिर उनको रिटर्न कर देंगे दोबारा उसके ऊपर पहले के ऊपर 1 एक्स पे। अच्छा ठीक है, ठीक है, जीरो नहीं करना आपने, ये फिबोनाची नंबर है तो आप कह सकते हैं कि पहले दो फिबोनाची एक्चुअली, अच्छा ठीक है, वो आपकी डेफिनेशन पर डिपेंड करता है, हो सकता है। और बेसिकली बेस केस क्या है, पहले दो नंबर्स, पहले दो नंबर आपको पता है कि 1 है, इसके बाद के जितने भी नंबर हैं वो कैलकुलेट करने के लिए आपको उस नंबर से पिछले दो नंबर चाहिए होंगे। तो अगला सवाल ये है कि ये इसका रिकर्सिव डेफिनेशन क्या है आपके ख्याल में? एनी आइडियाज? डेफिनेशन क्या होगी? सर हाँ जो जी, फर्स्ट नंबर है उसको पहले नंबर से माइनस करेंगे, देन उसको ऐड कर देंगे अगले माइनस नंबर के साथ, जिस हम नंबर 2 के साथ माइनस करेंगे और उसको ऐड कर देंगे आपस में बताएं दोनों यहाँ को। पे मैं क्या लिखूं? आप लिखें मतलब हमने लिया है इंट एक्स, मतलब वेरिएबल पहले ले लिया जो हमने जिसका फेब्रोनिकल सीरीज एन फाइंड है, करनी। ये मैंने एन लिखा हुआ है इधर, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा n-1 अच्छा, एंड ब्रैकेट क्लोज प्लस ओके, f, फेब्रोनिकल रूल का f, और फिर n-2। ठीक है क्लास, बेसिकली ये आपकी रिकर्सिव डेफिनेशन है कि कोई भी फिबोनाची नंबर है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, लेट्स सपोज ये 7th नंबर है, तो फिबोनाची 7 क्या होगा? फिबोनाची 6 प्लस फिबोनाची 5, f7 इज इक्वल टू f6 प्लस f5। और बात यह कि f6 क्या है, f6 होगा f5 प्लस f4। तो अगला सवाल है कि f5 क्या है, f4 क्या है, ये वाला f5 क्या था? तो ये आपको नजर आ रहा है कि जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका एक कोड चेक करते हैं, सिंपल कोड है कि अगर बेस केस क्या है कि इफ n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2, कि 1 और 2 में से कुछ भी है तो आपने क्या करना है, आपने रिटर्न 1 कर देना है। और अगर n की वैल्यू इससे ज्यादा है, 3 4 5 6 कुछ भी है, तो फिर आपने रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है n-1 का जो फिबोनाची है प्लस n-2 का जो फिबोनाची है, ये दो वैल्यूज आपने रिटर्न करनी है, सॉरी ये दो वैल्यूज ऐड करके उनका रिजल्ट रिटर्न करना। इसका एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सपोज आपने फिबोनाची 7 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फिबोनाची 7 कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले आपको चाहिए फिबोनाची 6 और उसके बाद आपको चाहिए फिबोनाची 5। पर क्लास एक सवाल एक जवाब दे मुझे,
सबसे पहले कौन फिबोनाची 7 कॉल हुआ है, तो सबसे पहले फिबोनाची 7 के बाद कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा बताएं? फिबोनाची 6 के फिबोनाची 5? पहले ये कैलकुलेट रन होगा कि पहले ये रन होगा? हाँ जी यार, लेट सपोज n की वैल्यू 7 आ गई है। अब आपने रिटर्न फिबोनाची 6 प्लस फिबोनाची 5 का रिजल्ट जो है वो रिटर्न करना है। तो पहले फिबोनाची 6 इवेल्युएट होगा कि पहले फिबोनाची 5 इवेल्युएट होगा? बताएं, जवाब देगा? क्लास पहले ये लिखा हुआ है ना। तो पहले सर 6 होगा। ये कौन बोला? हाँ सर, मैं हमजा मराठी। हमजा मुरातिब, ठीक है यार, ऑनलाइन ही रहे, अपने आप को म्यूट ना करें, मैंने आपसे और सवाल करना है। ठीक है, सबसे पहले ये लाइन जब एग्जीक्यूट हो रही है तो हमने क्या है कि लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन होती है। लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है कि सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हो, जब ये हो जाएगा उसके बाद फिर ये आएगा। यस सर। यहाँ पे फिर मेरा आपसे एक और सवाल है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा? ये कि ये बताएं? सर 5 होगा सर, दूसरे, हाँ जी ऐसे वाला। कौन सा वाला? ये वाला? यस सर। आप ये वाला कह रहे हैं, कोई डिसएग्री करता है इनसे? कोई डिसएग्री करता है? ऑलराइट यार, म्यूट कर लें प्लीज, थैंक यू। ठीक है, ये जवाब जो है ये गलत है और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये गलती हो सकती है। ठीक है, एक बात अपने दिमाग में बिठा लें, दिमाग में घुसा लें ये चीज कि जब एक फंक्शन कॉल होता है, जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है, तो अब जब तक उस फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती, उसको कॉल करने वाला फंक्शन जो था वो आगे नहीं बढ़ सकता। अब इस जुमले का क्या मतलब है कि आपने फिबोनाची 7 कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले क्या कॉल होगा? फिबोनाची 6। जब तक इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती तब तक इस वाले फंक्शन की बारी नहीं आएगी। ठीक है, इसका कंप्लीट होना लाजमी है इसका, उसके बाद इसकी बारी आएगी। तो फिबोनाची 6 एग्जीक्यूट होगा। फिबोनाची 6 अगर है तो उसके अंदर क्या चीज रिटर्न होगी? रिटर्न फिबोनाची 5 प्लस फिबोनाची 4। पर द थिंग इज कि जब तक ये रिटर्न नहीं होगा तब तक इसकी बारी नहीं आएगी। पर ये रिटर्न कब होगा? उसके लिए पहले ये इवैल्यूएट होना है। तो बेसिकली फिबोनाची 7 जब आप कॉल करेंगे तो उसका रिजल्ट आने के लिए पहले आपको फिबोनाची 6 की वैल्यू चाहिए। फिबोनाची 6 की वैल्यू के लिए आपको फिबोनाची 5 और 4 चाहिए। पर पहले क्योंकि 5 कॉल हुआ है तो फिर पहले इसका रिजल्ट आना लाजमी है। इसका रिजल्ट कब आएगा? जब इन दोनों की वैल्यूज आती है। और जब फिबोनाची, ये मेरा पॉइंट क्लियर हुआ है कि आपने फिबोनाची 7 अगर कॉल किया है तो ये वाली चीज तब तक नहीं इवेल्युएट होगी जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता। और इसका रिजल्ट कब आएगा? पहले ये वाला पार्ट इवेल्युएट होगा, जब ये रिटर्न करेगा तब इसकी बारी आएगी। और ये वाला पार्ट कब रिजल्ट रिटर्न करेगा? जब ये वाला खत्म होगा तो फिर इसकी बारी आएगी। और ये कब तक चलेगा? जब तक फिबोनाची 3 नहीं इवेल्युएट हो जाता। तो बेसिकली एग्जीक्यूशन क्या होगी? अब ये देख लें इसकी एग्जीक्यूशन। फिबोनाची 7 कॉल किया है, उसने फिबोनाची 6 प्लस फिबोनाची 5 इवेल्युएट करना है, पर फिबोनाची 5 की अभी बारी नहीं आई।
फिबोनाची 6 जब कॉल होगा तो वो फिबोनाची 5 प्लस फिबोनाची 4 इवेल्युएट करेगा, पर अभी फिबोनाची 4 की बारी नहीं आई। फिबोनाची 5 जो है वो फिबोनाची 4 प्लस फिबोनाची 3 करेगा, पर 3 की अभी बारी नहीं आई। फिबोनाची 4 जो है वो फिबोनाची 3 प्लस फिबोनाची 2 करेगा, पर अभी 2 की बारी नहीं आई। अब फिर फिबोनाची 3 जो है वो फिबोनाची 2 पहले कॉल करेगा, फिबोनाची 2 को आगे फर्दर रिकर्जन करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि फिबोनाची 2 हमने बेस केस में बता दिए कि अगर n की वैल्यू 2 है तो 1 रिटर्न कर दो। तो यानी यहां पे यहां से 1 रिटर्न होगा। उसके बाद यहां पे 1 आ गया, इस जगह पे 1 आ गया, 1 प्लस, अब फिबोनाची 1 कॉल होगा। तो फिबोनाची 1 भी बेस केस है, विच मीन कि ये भी जो है 1 रिटर्न करेगा। तो दैट मीन्स इसकी जगह पे भी 1 आ गया। तो अब 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। तो फिबोनाची 3 जो है ये फंक्शन अपने कॉल करने वाले फंक्शन को 2 रिटर्न करेगा। तो फिबोनाची 4 को फिबोनाची 4 जिसने कॉल किया था, सॉरी फिबोनाची 4 ने जब फिबोनाची 3 को कॉल किया था तो इस जगह पे 2 आ जाएगा और अब एग्जीक्यूशन यहां से रिज्यूम करेगी और उसमें क्या पड़ा हुआ है? फिबोनाची 2। तो फिबोनाची 2 क्या होता है? बेस केस है, विच मीन कि ये जो है 1 की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अब फिबोनाची 4 को पता है कि एक ने 2 की वैल्यू रिटर्न की थी और दूसरे ने जो है 1 की वैल्यू रिटर्न की है, तो 2 प्लस 1 3 होता है। फिबोनाची 4 की अपनी जो वैल्यू है वो अब रिटर्न 3 करेगा। 3 का क्या मतलब है कि अब फिबोनाची 4 ने अपने कॉल करने वाले फंक्शन को 3 रिटर्न कर दिया। अब जैसे फिबोनाची 5 को 3 की वैल्यू मिलेगी तो वो अब रिज्यूम करेगा यहां से, यानी अब वो इसको एग्जीक्यूट करेगा रिकर्सिवली। ये जो फंक्शन कॉल है इसे फर्दर कॉल करना पड़ेगा इन दो को। पहले fib2 कॉल होगा और वो क्योंकि बेस केस है तो उसकी जगह पे 1 रिटर्न हो जाएगा। फिर fib1 कॉल होगा, वो भी बेस केस है, उसकी जगह पे 1 रिटर्न होगा। फिर fib3 जो है वो अपना जो रिजल्ट है वो 2 रिटर्न कर देगा। अब fib5 को जब 3 और 2 की वैल्यूज मिलेंगे तो वो उन दोनों को ऐड करेगा, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, और अपने पेरेंट फंक्शन को 5 की वैल्यू रिटर्न कर देगा। कहेगा कि तुमने मुझे कॉल किया था, मैंने जो रिजल्ट वैल्यू की है वो 5 है और मैं तुम्हें वो 5 की वैल्यू दे देता हूँ। अब fib6 क्या करेगा? उसे 5 मिल गए तो अब वो इस वाली रिकर्सिव कॉल को एग्जीक्यूट करेगा, विच इज fib4। तो पहले fib4 कॉल होगा, fib4 जो है fib3 को कॉल करेगा, fib3 जो है fib2 को कॉल करेगा और fib2 जो है वो 1 की वैल्यू रिटर्न कर देगा। फिर जैसे ही fib2 वैल्यू रिटर्न करेगा, fib3 जो है fib1 को कॉल करेगा, वो भी 1 की वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो अब fib3 के पास ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं, ये भी 1 है और ये भी 1 है। वो अब इन दोनों को ऐड करेगा, 1 प्लस 1 2 है। तो दैट मीन कि fib3 जो है वो 2 की वैल्यू रिटर्न कर देगा fib4 को। अब fib4 को यहाँ पे तो 2 मिल गया है, यहाँ पे क्या आएगा? तो उसके लिए अब वो ये फंक्शन कॉल करेगा fib2, और fib2 भी बेस केस है तो दैट मीन कि ये भी 1 की वैल्यू रिटर्न कर देगा। fib4 को जब ये दोनों वैल्यूज मिल गई हैं तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो ये जो है 3 की वैल्यू रिटर्न कर देगा। जब fib6 को 5 और 3 की वैल्यूज मिल गई हैं तो वो उनको सम करेगा, 5 प्लस 3 8 है, और अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके वो अपने पेरेंट कॉलिंग फंक्शन को 8 की वैल्यू रिटर्न कर देगा। यानी fib7 जब आपने कॉल किया था तो इसकी जगह पे 8 आ जाएगा। 8 प्लस व्हाट? अब जो है इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, अब इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो अब इसकी एग्जीक्यूशन, ये जब कॉल होगा तो ये इसको कॉल करेगा, ये इसको कॉल करेगा, ये पहले इसको कॉल करेगा फिर इसको करेगा,
जब इन दोनों के रिजल्ट आ गए तो ये रिजल्ट रिटर्न करेगा, फिर फिब 4 इसको कॉल करेगा, फिर इसका रिजल्ट आएगा तो फिब 4 उन दोनों को ऐड करके रिजल्ट रिटर्न कर देगा। फिर फिब 5 जो है वो फिब 3 कॉल करेगा, फिब 3 फिब 2 को कॉल करेगा, उसके बाद फिब 1 को कॉल करेगा। इन दोनों के जब रिजल्ट आ गए तो उन्हें ऐड करके फिब 5 को रिटर्न करेगा। अब जब फिब 5 को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के रिजल्ट मिल गए हैं तो वो उन दोनों को ऐड करके फिब 7 को रिटर्न करेगा। और फिब 7 का काम क्या है कि उसे यहाँ पे 8 मिल गया है, यहाँ पे भी उसे कोई वैल्यू मिल गई है विच इज फिब 5 क्या होता है, 5 होता है, 5 होता है। ठीक है, तो जब 8 और 5 इसे मिल गए हैं तो इन दोनों को ऐड करेगा फिब 7 और इसका जो पेरेंट कॉलिंग फंक्शन था इंट मेन, वहां पे फिब 7 की जगह पे 13 की वैल्यू आ जाएगी और वो आपने सी आउट करना है तो बेशक सी आउट कर। तो क्लास ये पॉइंट समझ आया कि आपने अगर रिकर्जन करनी है तो सिर्फ एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना लाजमी नहीं होता, आप मल्टीपल डिफरेंट रिकर्सिव कॉल भी कर सकते हैं। ये एक रिकर्सिव कॉल होगी और ये दूसरी रिकर्सिव कॉल होगी। अब जब तक इस रिकर्सिव कॉल का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक इसका रिजल्ट भी नहीं आएगा, तब तक इसकी वैल्यूएशन शुरू ही नहीं होगी। ठीक है क्लास, तो ये फिबोनाची सीक्वेंस था, उसका एक रिकर्सिव फंक्शन। अब एक सवाल ये है, मुझे अब 5 और मिनट चाहिए कि फिबोनाची में सबसे बड़ा मसला क्या आपको नजर आता है क्लास, एनी आइडियाज? इस फंक्शन में जिस तरीके से हमने लिखा है इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है, एनी आइडियाज? क्लास यहाँ पे मसला ये है कि फिब 7 कैलकुलेट करने के लिए आपने फिब 6 और फिब 5 चाहिए। फिब 6 कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको फिब 5 चाहिए, फिर 4 चाहिए। और मसला ये है कि आपको नजर आ रहा है कि जहां पे फिब 3 कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे फिब 4 हो रहा है, यहाँ पे फिब 5 हो रहा है। अब जब आप इस साइड पे जाते हैं तो फिब 4 दोबारा कैलकुलेट करना पड़ रहा है, फिब 3 दोबारा कैलकुलेट करना पड़ रहा है, जबकि ऑलरेडी आप ये काम कर चुके हैं। आइडियली क्या होना चाहिए कि अगर एक दफा आपको फिब 4 की वैल्यू पता लग गई है तो वो आप दोबारा उसे ना कैलकुलेट करें, वो पुरानी वैल्यू को इस्तेमाल कर लें जहां भी आपको चाहिए। सिमिलरली फिब 3 की वैल्यू आपको अगर पता है तो आप उसी को इस्तेमाल कर लें, उसे दोबारा कैलकुलेट ना करें। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा क्लास कि जब आपने ये सारी चीजें कैलकुलेट कर ली है ना, जब आपने फिब 3 कैलकुलेट हो गया है तो अब ये वाली चीज आपको दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। आप यहीं पे फिब 3 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो डालते हैं किसी तरीके से। फिर फिब 4 जब आपने कैलकुलेट किया है तो आपको ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा, इसकी जगह पे ये वाली जो फिब 4 की वैल्यू है उसे इस्तेमाल करें। फिर जब आपने फिब 5 कैलकुलेट कर लिया है तो फिर ये वाला काम आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आप फिब 5 की वैल्यू डाल दें। तो बेसिकली आपको नजर आ रहा है कि ये वाला सारा जो पार्ट है इस रिकर्जन ट्री का, ये सारा आप आइडियल सिचुएशन में काट सकते हैं, इसे गायब कर सकते हैं। ये चीज दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। तो आपके कितने स्टेप आ जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप्स में आप ये पूरा फंक्शन खत्म कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे आपको इस वाली ट्री में आपको ये वाला काम दोबारा करना पड़ रहा था, ये वाला काम दोबारा करना पड़ रहा है, ये वाला काम दोबारा करना पड़ रहा है। तो आपका बिला वजह का वक्त ज़ाया हो रहा है और स्पेस अलहदा। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे फंक्शन रैम के अंदर पड़े होंगे। तो रैम में इतनी ज़्यादा प्रोग्राम की कॉपीज जो है वो बन रही है और आपकी बहुत ज़्यादा जगह इस्तेमाल हो रही है। तो क्लास जहाँ पे फिर एक सोल्यूशन आ जाती है डायनामिक प्रोग्रामिंग की। डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या कॉन्सेप्ट होते हैं मेमोराइजेशन का, विच इज कि आपने जब भी कोई रिकर्सिव प्रोग्राम लिखा है तो आपके जो रिजल्ट्स हैं उन्हें आप सेव करी जाए और अगली दफा कोई भी रिकर्सिव कॉल करने से पहले आप चेक करें कि ये रिजल्ट जो है ये पहले मैं कैलकुलेट कर चुका हूं कि नहीं।
अगर नहीं किया तो ठीक है, आप रिकर्सिव कॉल कर लें, पर अगर पहले कैलकुलेट कर चुके हैं तो फिर उसे रिपीट ना करें, वही वैल्यू उठा लें। और उसका एक सिंपल मॉडिफिकेशन पे क्या होगी फिबोनाची की, कि आप इस फंक्शन में एक अरे पास करेंगे और एन में बेसिकली वो पोजीशन है जिसका आपको फिबोनाची नंबर चाहिए, और अरे के अंदर आपने कुछ वैल्यूज रखी होंगी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स की। तो पहले आप क्या करेंगे कि अगर n की वैल्यू 1 या 2 है तो रिटर्न 1, ये आपका बेस केस है, सिंपल। एल्स आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि अगर फंक्शन अरे जो है, अरे की nth वैल्यू पे कोई नंबर नेगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव नंबर है। बेसिकली आपने एक अरे कैलकुलेट बनाया है, उस अरे में आपने नेगेटिव नंबर डाल दिए -1 सारे, ठीक है, और वो अरे आपने इस फिबोनाची के फंक्शन को पास किया। अब वो चेक करेगा कि एफ एन जो है वहां पे कोई नेगेटिव नंबर पड़ा हुआ है कि नहीं। अगर नेगेटिव नंबर पड़ा हुआ है तो उसका मतलब है कि हमने अभी तक उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं की। तो फिर आप क्या करेंगे, रिकर्सिव कॉल, ये फंक्शन कॉल करेंगे और फिर ये करेंगे। इनका जब रिजल्ट आ जाएगा तो वो आप इस अरे के अंदर स्टोर करा रहे हैं। जब अरे के अंदर स्टोर हो गया है, अब अगली दफा जब वही आपने कैलकुलेट करना होगा नंबर, तो आप इस अरे को रीड करेंगे और आपको पता लग जाएगा कि वहां पे ऑलरेडी एक पॉजिटिव वैल्यू पड़ी हुई है, विच मीन्स कि हम उस चीज को इस्तेमाल कर चुके हैं। तो फिर आप उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, आप दोबारा से इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। यानी मैं इस चीज को डायग्रामेटिकली अगर एक्सप्लेन करूं तो आप क्या करेंगे कि फिब 1 जैसी कैलकुलेट किया है और फिब 2 जैसी कैलकुलेट किया है, आप एक अरे बना लें, उसमें 1 की जगह पे इसका रिजल्ट आएगा इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, और 2 का रिजल्ट जो है यहाँ पे लिख देंगे विच इज ऑल्सो 1। अब जब फिब 3 कैलकुलेट होगा तो फिब 3 इज व्हाट, फिब 2 प्लस फिब 1 विच इज 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पे जो है आप 2 लिख देंगे, बाकी जगहों पे 1 लिखा, -1 पड़ा हुआ है अभी तक। अब क्या होगा, अब जब आपने फिब 4 कैलकुलेट करना है तो फिब 4 इज व्हाट, फिब 3 जो कि यहां से आपको नजर आ रही है कि कैलकुलेट हो चुके हैं, प्लस फिब 2। तो फिब 2 जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे कि फिब 2 तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, एंड दैट इज 1। तो वो इस 1 को ऐड कर देगा इस 2 के साथ, तो रिजल्ट 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब जब फिब 5 कैलकुलेट करना है तो फिब 4 प्लस फिब 3, और फिब 3 तो आपको ऑलरेडी पता है कि 2 है, अरे से आप देख सकते हैं, तो वो 3 + 2 करेगा विच इज 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब जब आपने फिब 6 कैलकुलेट करना है तो आपको पता है कि फिब 5 की वैल्यू क्या है, विच इज दिस। अब आपको ये भी पता है फिब 4 की वैल्यू क्या है, क्योंकि वो पहले आप कैलकुलेट कर चुके थे। तो आप अरे की इन दो वैल्यूज को ऐड करके यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब क्या होगा, जब आपने फिब 7 कैलकुलेट करना है तो फिब 5 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। कैसे पता है, यहां से। तो आप दोबारा से उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो आप अरे से रीड कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि फिब 5 की वैल्यू 5 थी। आप उस 5 को 8 से ऐड कर देंगे और आपकी फिब 7 की वैल्यू आ गई। तो ये पॉइंट समझ आया कि आप जब भी रिकर्जन कर रहे होते हैं, जो भी रिजल्ट तब तक आया है उसे अगर आप जो भी रिकर्सिव कॉल थी उसका रिजल्ट जो है वो आप एक अरे में स्टोर कर दें। और अगली दफा क्या करें कि जब वही रिकर्सिव कॉल आपको दोबारा अगर करनी पड़ रही है तो दोबारा रिकर्सिव कॉल करने की बजाय आप अरे में चेक कर लें कि वैल्यू पड़ी हुई है कि नहीं। अगर अरे में वैल्यू पड़ी हुई है तो यूज दैट, एल्स जो आपकी रिकर्सिव कॉल है उसे आप बेशक कर लें। ठीक है, तो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, और इसकी वजह से आपकी जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं और जो नंबर ऑफ जो मेमोरी रिक्वायर्ड है आपके रिकर्सिव प्रोग्राम को, वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। और ये पूरा फंक्शन है, ये दोबारा आप देख लेना घर पे एक दफ़ा, अब टाइम खत्म हो गया है। ठीक है, और एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी।
सर अब फाइनल्स आ रहे हैं तो उनकी मतलब प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम, मिसाल के तौर पे क्या जो आपने स्लाइड्स दी हैं वही याद कर लें? या स्लाइड्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, असाइनमेंट्स, और उसके अलावा जो हमने वो जो किया था, क्या कहते हैं, आपके लैब वगैरह जो थे वो भी ओके सर। सारे आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए। सी प्लस प्लस में आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स नॉट कि मैं आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम उठा के याद करके दूंगा, मैं कोई भी प्रॉब्लम दे सकता हूँ, वो यहाँ से भी हो सकती है, इससे हट के भी हो सकती ओके सर। है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक। ठीक है, ठीक, थैंक यू एनी सर। नो सर। ऑलराइट क्लास, टेक केयर, फिर अल्लाह हाफिज़।